रेड लाइन इस्लामाबाद स्टूडियोज से। शोबिस की दुनिया के अंदर वाक़यात और हादसात होते रहते हैं, लेकिन जिस किस्म की ख़बर हमें हुमैरा असगर के बारे में मिली, उस ख़बर की नज़ीर हालिया अदवार में नहीं मिलती। तकरीबन 7 महीने पहले अपने फ़्लैट के अंदर अल्लाह को प्यारी होने वाली ये ख़ातून तमाम दुनिया की नज़रों में थी जब तक ये सोशल मीडिया पर मौजूद थी, लेकिन उसके बाद 7 माह तक इसका अता पता नहीं हुआ। फिर जब इसकी लाश मिली तो पता चला कि वो लाश मस्ख हो चुकी है और पोस्टमार्टम के काबिल भी नहीं है। फोरेंसिक्स ने अब कुछ रिपोर्ट्स जनरेट की हैं। इस तमाम ट्रेजिडी ने मुल्क को हिला के रख दिया है। जो शोबिस की दुनिया है वहाँ से तवातर से आपको इसके ऊपर पैगामात नज़र आते हैं, रिफ्लेक्शंस नज़र आती हैं, सोच विचार नज़र आती है। इसके ख़ानदान के साथ जो ताल्लुकात थे, फ़िल्मी दुनिया के साथ या एक्टिंग की दुनिया के साथ जो ताल्लुकात थे, मुआशरे के साथ जो ताल्लुकात थे, और एक ऐसी खातून जिसका कैरियर बेहतर अंदाज से चल रहा था, वो इतनी मुश्किल मौत कैसे मरी। इस मामले के साथ जुड़ी हुई नफ्सियाती और वाक़याती जो मालूमात हैं आप तक हम पहुँचाएँगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में, जिसमें हमारे पास हमारे रिपोर्टर भी होंगे, पुलिस के नुमाइंदगान भी होंगे और माहिर नफ्सियात डॉक्टर महानूर चन्ना भी मौजूद होंगी। हमने आज एक और बड़ा तवाना और साफ़ सुथरा सियासतदान खो दिया। मौलाना खान ज़ैब जो बाजौड़ में अवामी नेशनल पार्टी के 2024 में इलेक्शन के कैंडिडेट थे और वहाँ पर पीस मार्च करवा रहे थे, उनको आज दहशतगर्दी के वाक़े में शहीद कर दिया गया। अवामी नेशनल पार्टी उन जमातों में से एक है जिसने मुसलसल और बहुत बड़ी तादाद में अपने जवान और बूढ़े और बच्चे खोए हैं, क्योंकि उनका एक ख़ास स्टैंस है दहशतगर्दी के बारे में। लेकिन इसके बावजूद अवामी नेशनल पार्टी को उनकी जमात के पुराने और नए जनरेशन के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो छोड़ के भी जा रहे हैं। समर बिलोर हों या जाहिद ख़ान हो, जमात के अंदर क्या ऐसा हो रहा है कि जमात तमाम तर शहादतों के और कुर्बानियों के बावजूद अपने वर्कर को और अपनी नई और पुरानी जनरेशन के नुमाइंदगान को रिटेन नहीं कर पा रही। अहमद वली ख़ान जो सदर हैं अवामी नेशनल पार्टी के, हमें ज्वाइन कर रहे होंगे। कल जो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है और हम ये तय नहीं कर पा रहे कि हम किस तादाद में बढ़ रहे हैं। पॉलिसी तो दूर की बात है, 2.6% पर बढ़ रहे हैं या 3.6% पर बढ़ रहे हैं। जो पाकिस्तान की आबादी की बढ़ोतरी की वजह से मसाइल हैं, उनका अगर हम अदराक करने लगें तो एक प्रोग्राम कम पड़ जाएगा। बहरहाल सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, वफाकी वज़ीर सेहत। उनसे पूछेंगे कि नंबर्स ही जब तयशुदा नहीं हैं तो पॉलिसी के पैरामीटर्स क्या होंगे। हमारे पास नवीद कमाल मौजूद है, नुमाइंदा समा टीवी, और कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। नवीद अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नवीद ये बताइएगा कि ऐसे बहुत सारे केसेस आपने देखे होंगे, इस मुराद ये नहीं कि इस किस्म के केसेस, लेकिन लोग मर गए, अल्लाह को प्यारे हो गए, लाश कुछ देर बाद निकली। शोबिस के भी 1-2 ऐसे केसेस आए और सारे पाकिस्तान से रिपोर्ट होते हैं। लेकिन ये 9 महीने तक लाश का पड़े रहना एक ऐसी शख्सियत का जो जिसके 7.5 लाख के करीब फॉलोअर्स हैं और जो शोबिज़ में जाना पहचाना नाम भी है और बड़ी हाइपर एक्टिव किस्म की वो शख्सियत रही हैं, ये कितना अनहोना है बतौर रिपोर्टर आपके लिए? जी बिल्कुल, अमूमन इस तरह के जो वाक़यात होते हैं उसमें जैसे लाश 2 से 3 दिन पुरानी होती है और ताफ़ुन उठता है, और ऐसे कई वाक़यात हमने रिपोर्ट किए हैं कि पड़ोसियों ने 15 को कॉल किया और बताया कि यहाँ से जो है शदीद ताफ़ुन उठ रहा है, बदबू आ रही है। जब खोला तो उसमें से जो है कोई लाश बरामद हुई। जो शख्स अकेला रहता था, तन्हा रहता था, साथ कोई भी नहीं था। इसमें ये मामला, इस पर एक ये सवाल है कि लोगों को पता क्यों नहीं चला। उसकी वजह यह है कि इनके इस फ्लोर पर सिर्फ 2 फ्लैट हैं। अगर इस बिल्डिंग की बात की जाए तो तकरीबन आलमोस्ट 100 गज़ के ऊपर ये 120 गज़ पे ये बिल्डिंग है। इसमें 2 आमने सामने फ्लैट हैं। जो सामने वाले फ्लैट के जो मकीन थे, उनका भी ये कहना है कि वो सितंबर में चले गए थे अपने गांव और उसके बाद वो फरवरी में वापस आए हैं। तो इसका जो इनका जो मोबाइल रिकॉर्ड है, सेलुलर जो इनका इस्तेमाल है, वो भी अक्टूबर के बाद से नज़र नहीं आता। जो पुलिस अंदर पहुंची इस घर को डीसील करके, तो जो फ्रिज से जो ब्रेड मिला, जो दीगर जो खाने मिले, वो भी जो है अक्टूबर को जो है एक्सपायर हो चुके थे, जिससे ये अंदाज़ा होता है कि इनकी जो मौत है वो अक्टूबर के महीने में ही हो गई थी। हतमी तौर पे जो फोरेंसिक
जो नताइज हैं वही बताएंगे, लेकिन अब तक की तफ्तीश ये कहती है। इसमें जो है इनके घर की बिजली भी मुनक़ता हो गई थी अक्टूबर में, और इनका जो किराया था वो भी इन्होंने आखिरी मई 2024 में दिया था। इनके माली मकान से तनाज़ा 2018-19 में ही शुरू हो गए थे, लेकिन 2024 मई से इन्होंने जो है किराया भी देना बंद कर दिया। इनके इस्तेमाल में कोई गाड़ी नहीं थी जिससे ये अंदाज़ा होता कि गाड़ी पे धूल मट्टी पड़ी हुई है, कोई मकीन ये अंदाज़ा लगाता। ये तनहा रहती थी और ज़्यादा लोगों से जो है मिलती जुलती भी नहीं थी। इनका किसी से ज़्यादा जो है मेल जोल नहीं था, और जो शोबिज़ के जो ज़राए हैं वो भी ये कहते हैं कि 2024 में जो है 7 तारीख को एक दानिश नामी प्रोड्यूसर, उसका ये दावा है कि 7 अक्टूबर 2024 को इनकी आखिरी शूट हुई, और उसके बाद जो इनसे रब्ता किया तो ये किसी के रब्ते में नहीं आई हैं। ये जो जिससे ये अंदाज़ा होता है कि सामने मकीन अगर होते तो ताफुन फैलता, तो ये जो लाश है ये जल्द पता चलती और इस पर जल्द कानूनी कार्रवाई शुरू होती और इनकी मौत का जो है इल्म हो जाता। जी, अब आई बिलीव कि आपके साथ महज मौजूद है SSP साउथ कराची, उनसे अगर हम तफसीलात ले पाएँ तो। हाँ, मिज़ोर साहब हमारे साथ मौजूद है। मिज़ोर साहब, बताइएगा कि अब तक की तफ्तीश क्या कहती है, फॉरेंसिक कब तक इसका आ जाएगा और पुलिस किस नतीजे पे पहुंची है? जी, पुलिस ने जब कल दोबारा से जो है वो मौका मुलाजा किया है, अपार्टमेंट की सर्च की गई है, तो उसमें जो एविडेंसेस मिले हैं उसमें कोई ऐसा एलिमेंट ऑफ वायलेंस अभी तक नज़र नहीं आया, ना ही कोई इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑफेंस है, लेकिन उसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। लेकिन उसके साथ साथ जो बाकी सारी चीज़ें, जो ईडेबल आइटम्स उनके रेफ्रिजरेटर से निकले हैं, तो उनसे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये कोई अक्टूबर के अराउंड का कोई ऐसा इंसिडेंट है, क्योंकि उसके बाद ना कोई फ्रिज को रिफ़िल किया गया, ना चीज़ें चेंज की गई हैं, और साथ साथ जो इलेक्ट्रिसिटी की जो अवेलेबिलिटी है उसको भी कट ऑफ कर दिया गया है, और उसके बाद उनकी कंजप्शन भी नहीं है अक्टूबर में। और अगर पैरेलल हम इनकी जो मोबाइल फ़ोन्स वहाँ से बरामद हुए हैं और जो CDR इनकी सेलुलर एक्टिविटी है, अगर उसको भी हम देखें तो अक्टूबर के महीने के बाद वो भी साइलेंट है, और ना ही कोई ऐसी इनकी सोशल मीडिया पे पोस्ट है। तो ये सारे डॉट्स मिलाएं तो कोई लगभग यही एक टाइम फ्रेम बनता है जिसमें शायद इनकी डेथ हुई हो। बाकी जहाँ तक इनकी कॉज ऑफ डेथ का ताल्लुक़ है, वो जब डिटेल्ड हमारे पास केमिकल एग्जामिनर की रिपोर्ट्स भी और साथ साथ जो है वो फॉरेंसिक रिपोर्ट आ जाएगी, और हमारे पास जो है वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाएगी, तो उसमें जो है फ़र्दर हम मतलब अंदाज़ा लगा सकेंगे कि क्या वजह मौत थी इसमें। मिज़ोर साहब, किसी की भी मौत के बाद उसकी तदफीन, उसके लवाकिन का बड़ा मुलदखल होता है, तो किसी ने इनके घर से आपसे उस वक्त फ़ौरी रब्ता किया या पुलिस ने रब्ता किया? जब पुलिस ने रब्ता किया तो उन्होंने क्या कहा और पुलिस को क्या जवाब मिला? और अब सुना है कि उनके किसी भाई ने भी पुलिस से रब्ता किया है, तो वो क्या कहते हैं कि कब आएँगे और किस तरह इसकी हवालगी करेंगे और तदफीन कहाँ करेंगे? जी, इनिशियली जो इनके पेरेंट्स से रब्ता किया गया था उसमें इनके भाई से बात हुई, और उन्होंने उनके वालिद से बात कराई, और उन्होंने इनिशियली ये कहा कि हमारा इनसे ताल्लुक़ नहीं है, और पिछले तकरीबन 1.5 से 2 साल से हम इनसे राब्ते में नहीं थे, और फ़िलहाल हमने इनको डिसोन किया हुआ, तो हम अगर आए तो फिर आपको बताएंगे। उसके बाद उनकी तरफ से कोई फ़र्दर रब्ता नहीं किया गया। फिर कल इनके ब्रदर इन लॉ ने रब्ता किया था और कहा था कि जी हम आज शाम तक आ जाएंगे, और साथ हमने उनको कहा था कि अपना ब्लड रिलेटिव इनके ब्लड रिलेटिव को लेकर आएँ, साथ भाई को या बहन को। तो उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल भाई उनके साथ होंगे, तो वो आज एक्सपेक्टेड है कि आएंगे और डेड बॉडी रिसीव कर लेंगे। बिल्कुल, ये एक सवाल था कि इसमें कि लवाकिन क्या कहते हैं। तो बेनोई ने कल रब्ता किया था पुलिस से, और उसके बाद उन्होंने कहा था कि वो राज़ी करते हैं उनके जो ब्लड रिलेशंस, उनका भाई कोई है, नवीद नाम बताया था कि उसको हमरा लेकर आएंगे और जो है बॉडी वसूल करेंगे और इसकी जो आखिरी रसूमातें वो अदा करेंगे। पुलिस तफ्तीश कर रही है। इसमें सबसे जो अहम है वो फॉरेंसिक है, इसमें इसका है DNA से जो है वजह मौत भी सामने आएगी, मौत कब हुई वो वक्त भी सामने आएगा, और इनकी मौत किस तरीके से हुई ये भी सामने आएगा। जी नवीद, बहुत शुक्रिया। अंदोनाक वाक़या है, सबक आमोज़ वाक़या भी है। इसके अंदर सिर्फ एक मौत नहीं है, पूरी नफ्सियात इन्वॉल्व है। तो हमें माहिर नफ्सियात से भी जांचकारी करनी है कि ऐसे केसेस हमें क्या बताते हैं। शख्स जो भी हो वो मुआशरे का एक हिस्सा है, लेकिन अपने गम में मुब्तला हो या किसी भी वजह से वो अकेलेपन का शिकार क्यों हो जाता है। आजकल की सोशल मीडिया की दुनिया में जब
तमाम दुनिया आपकी एक क्लिक अवे है जिसको कहते हैं, तो फिर आप राब्ते कैसे मुनक़ता कर सकते हैं और दुनिया आपसे राब्ते में क्यों नहीं रहती। इसके ऊपर डॉक्टर महानूर चन्ना हमें ज्वाइन कर रही हैं, माहिर नफ्सियात हैं। ये फरमाइएगा कि अगर आप इस केस की तफसीलात जो आपने पढ़ी होंगी, ज़ाहिर है उसको करीब से देखा होगा, एक शख्सियत अपने आप को अलहदा कर लेती है किसी भी वजह से, कोई ऐसा अनहोना ज़ाविया है जो बतौर माहिर नफ्सियात आपको स्ट्राइकिंग लगता हो? थैंक यू सो मच। पहले तो मुझे जो है इस हसास टॉपिक पे बात करने के लिए आप लोगों ने इनवाइट किया, आई एम बियॉन्ड ग्रेटफुल। जी, बहुत अच्छा सवाल है कि जो है किस तरीके से जो है मीडिया पर्सन्स ख़वातीन जो होती हैं अक्सर औकात पे अकेले रहती हैं और जो है उनका सोशल सपोर्ट वगैरह जो है वो कम होता है। देखिए, अक्सर औकात पे जो हमारे पास ख़वातीन मीडिया इंडस्ट्री में आती हैं उनका फैमिली सपोर्ट अच्छा नहीं होता है। एंड फैमिलीज़ का ये होता है कि क्योंकि अब ये हमें छोड़ के चली ही गई हैं तो हम भी जो है इनसे क्यों जो है बातचीत करें या फिर इनसे जो है किसी किस्म के राब्ते में हम लोग रहें। और दूसरा ये है कि फिर ये जो इस तरीके की इंडस्ट्रीज़ में आ रही हैं तो वहाँ पे ऑफ़ कोर्स इनके बहुत ज़्यादा जो है वो सोशल कॉन्टेक्ट्स बनते हैं, कॉलीग्स बनते हैं और इंसान जो है बहुत सारे फ्रेंड्स भी बनाता है। और इसमें अगर हम मज़ीद इस हवाले पे देखें तो इस तरह की इंडस्ट्रीज़ में जो है फ्रेंड्स से ज़्यादा आपके एनिमीज़ होते हैं, कॉलीग्स ही आपका कंपटीशन होते हैं। तो इस तरह के इंडस्ट्री में जो कि बहुत ही सेंसिटिव भी है, उस पे सरवाइव करना ख़वातीन के लिए अक्सर जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। जिस तरह की एक्सपेक्टेशंस वो लेके आती हैं उस तरह के जब उनको काम नहीं मिलता है तब भी जो है वो काफ़ी इस हवाले से स्ट्रेस्ड रहती है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर मैं आपसे पूछ पाऊँ, आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया ख़ानदान के साथ ताल्लुक़ वास्ता ठीक नहीं या बहुत मुश्किल होता है सपोर्ट सिस्टम को सस्टेन करना, और इस केस में तो हमें नज़र आया कि उनके वालिद ने पहले इनकार कर दिया, उन्होंने कहा जी कि हमने तो इनकी डेड बॉडी नहीं लेनी। अब खैर वो मामला तय होता वो नज़र आया। आपने दोस्तों का जिक्र किया, फ्रेंड्स का जिक्र किया, तो जो सोशल मीडिया के दोस्त हैं, जो सोशल मीडिया के ऊपर नंबर्स हमें नज़र आते हैं, तो इनके नंबर्स तो बहुत थे और इनका राब्ता भी था। तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये आजकल के डिजिटल मीडिया के दौर में ये जो हमारा ख्याल है कि जो हम वर्चुअल यूनिवर्स के अंदर रहते हैं वो एक्चुअल दोस्तों का सब्स्टिट्यूट हो सकता है। अगर इनके पास कोई हकीकी दोस्त होता तो कम से कम पूछता तो 7-8 महीने, लेकिन इतने लोग फॉलो करते हैं, किसी एक से भी राब्ता नहीं हुआ। व्हाट डज इट टेल यू? इट्स क्वाइट सैडनिंग अगर हम इस हवाले पे देखें तो कि वर्चुअल वर्ल्ड तो बहुत ज़्यादा है, इनकी बहुत ही एक बड़ी फॉलोइंग जो है हमें इंस्टाग्राम पे और अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे देखने को मिलती है, लेकिन क्या ये लोग आपके फ्रेंड्स हैं उस पे कहना मुश्किल है, क्योंकि वाकई एक बहुत लंबा अरसा है कि 6 to 9 मंथ्स जो है एक सस्पेक्टेड हमें टाइम फॉरेंसिक रिपोर्ट्स में आता है कि शायद इनकी बॉडी जो है वो इतने अरसे से वहाँ पे थी। तो क्या किसी को भी ये ख्याल नहीं आया कि जो है उनसे राब्ता करे, ये मालूम करे कि ये जो हमारे साथ एक कॉलीग थी वो अचानक से कहाँ गायब हो गई हैं, इनका कोई अता पता ही नहीं है, किसी की इनसे कोई बात नहीं हुई। तो ये जो हमारे अक्सर साथ में लोग होते हैं वो हमारे साथ वाकई में भी हैं या फिर ये है कि सिर्फ एक तरह की फ़ोटोज़ या वीडियोज़ में हमें जो है वो मुस्कराती हुई हस्तियां नज़र आती हैं और उनके पीछे की जो रियलिटी है वो काफ़ी डिफरेंट है। तो इस हवाले से अगर हम फैमिली सपोर्ट की भी बात करें कि फ़ैमिली ने जो है एक किस्म का रिफ्यूज़ कर दिया कि हम जो है बॉडी को नहीं लेंगे। बॉडी फैमिली की जो है वो अपनी नाराज़गियाँ हैं। अक्सर जो है जो हमारे पास विमेन हैं मीडिया में, उनको फैमिली की तरफ से इतना अच्छा सपोर्ट नहीं होता है। यही रीज़न है कि वो जो घर छोड़ के और अकेले रहना पसंद करती हैं। अब ये है कि वो ऑलरेडी घर छोड़ के आई हुई ही हैं, तो फैमिलीज़, कुछ फैमिलीज़ ऐसी होती हैं जो कि वापस उनको ले लेती हैं, पर ये कि मोस्ट ऑफ़ द फैमिलीज़ जो हैं जब लड़कियां घर छोड़ के आती हैं तो उनको वापस नहीं लेती हैं। पर फिर अगर हम फ्रेंड्स की बात करें, आप कॉलीग्स को भी छोड़ दें, आप फैमिली को भी छोड़ दें, हर इंसान के जो है फ्रेंड्स तो होते हैं, स्कूल में होते हैं, यूनिवर्सिटी में होते हैं, वर्क प्लेस पे होते हैं, इवन हमारे जो इंस्टाग्राम या वर्चुअल वर्ल्ड है उस पर भी हमारे कुछ अच्छे फ्रेंड्स होते हैं। पर बड़ा ही एक
सैडनिंग वाक़या है, बहुत ही जो है दिल दहलाने वाला वाक़या है कि क्या इन खातून का जो है कोई एक ऐसा फ्रेंड नहीं था जो इनके जो है चेक ऑन कर सके, ये मालूम कर सके कि ये कहाँ गई, कैसी हैं, इतने टाइम से जो है गायब है। मैं समझती हूँ कि अगर ये जिनका लैंडलॉर्ड है, अगर वो ये मालूम ना करता कि मुझे जो है अपार्टमेंट वापस चाहिए, तो शायद हमें कुछ और लंबे अरसे तक भी इस हवाले से कुछ मालूम ना पड़ता कि एक खातून जो है वो अचानक से कहाँ गायब हो गई, उनके साथ क्या हुआ। फ्राइटनिंग रियलिटीज़। बहुत आपने चंद एक पहलुओं पर रोशनी डाली। बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जो फोरेंसिक्स हो जाएंगे, उसके बाद हमारे सामने आएंगे, तो तब इस मामले के ऊपर मज़ीद बहस करेंगे। प्रोग्राम हमारा जारी। नाज़रीन, अब हम एक और बड़ी स्टोरी के ऊपर जाते हैं। दहशतगर्दी और KPK की सियासत। आज जिस तरह मैंने ओपनिंग में बताया कि एक तवाना, मजबूत आवाज़ और एक साफ़ सुथरा सियासतदान हमसे जुदा हो गया। मौलाना खान ज़ेब, जो बाजौड़ में 2024 में अवामी नेशनल पार्टी के इलेक्शन में नुमाइंदा भी थे और पीस कमेटी का हिस्सा थे, वो एक पीस मार्च करना चाह रहे थे बाजौड़ में, आज दहशतगर्दी का शिकार हुए। इन मामलों पर बात करने के लिए ML वली खान साहब मौजूद हैं, सदर अवामी नेशनल पार्टी। आपका बहुत शुक्रिया जी। एक तो हमारी तमाम टीम की तरफ से, चैनल की तरफ से बिलखसूस हम दुआगो हैं कि मरहूम को अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे और उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए और आपकी पार्टी को भी सब्र दे। आपकी पार्टी के लिए पहला वाक़या ज़ाहिर नहीं है ये। मैं जानना चाहूँगा कि ये अवामी नेशनल पार्टी स्पेसिफिक है या एक अमूमी हालात अब ऐसे बन गए हैं कि जो कोई भी अमन की बात करता है वो निशाना बन रहा है। तल साहब थैंक यू, और बहुत बुनियादी जगह पे आपने हिट किया है। माइट भी ये ANP स्पेसिफिक था, माइट भी ये पीस ओपोनेंट था, लेकिन अभी वो आग बन गया है और आग तो फिर सबको दबाव रुकते नहीं ले लेते हैं। तल साहब मुझे आपके ज़रिए मौका मिला, थैंक यू आपने और आपकी टीम ने हमारे साथ गम में शिरकत की। लेकिन देखें, आपकी वसातत से अभी जब मैं आ रहा था, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा चैनल है, उस पर लिखा हुआ है कि मौलाना खान ज़ेब जा भाग। भाई, अ क्वेश्चन फ्रॉम अ सिटीजन टू द कंप्लीट मीडिया कि आपके शहीद का डेफिनेशन क्या है। आप तो मेरे शहीद को शहीद भी नहीं मान रहे। आज भी नजरिए पाकिस्तान, मेरा एक आलिम दीन शहीद हुआ है, एक अमन की आवाज़, एक रोशन फ़िक्र। आप सोचें कि आलिम दीन हो और उसका नज़रिया अवामी नेशनल पार्टी का हो तो ये हीरा होगा, हीरा। और वो उसको आज बाजौड़ के सेंटर में, खार में, जहाँ पे तमाम सरकारी अमला है, उनके बीच रैली में शहीद किया गया है। कवरेज तो छोड़ दे, मीडिया उसको शहीद कहने को तैयार नहीं। उधर बाजौड़ में आपको पता है ना फैसिलिटीज़ है, ना नेट है, और जहाँ पे हो भी तो ये रियासत अगर ना चाहे। बच्चों की जो हालत है, और उन्होंने फैसला किया कि हम एहतजाज करेंगे, तो उस पर शेलिंग हुई। हम चीख रहे हैं। तल साहब, आप अपने रिकॉर्ड्स निकाल लें, आपके साथ जब भी मैं बैठूँ हमने ये बात की है। लोगों के मसले, आपका प्रोड्यूसर इज़ अ वेरी गुड गाय, वो मेरे से गपशप लगा रहा था कि सर कोई सेनेट मीटिंग की थी। मैंने कहा नहीं, हमारी वो मीटिंग नहीं होती, हमारी तो गम की मीटिंग होती है। हमारी क्या, लोग आबादी में लगे होंगे, बर्बादी में। हमारी तो, हम तो आज शहीद हारून बिलोर की बरसी, आज हमें मौलाना खान ज़ेब शहीद दिया गया। हमारे मसाइल, और इन मसाइल में अवामी नेशनल पार्टी इज़ इन द फ्रंट लाइन, बिकॉज अवामी सतह पे, नज़रियाती सतह पे दहशत और वहशत को अगर नज़रियाती तौर पे चैलेंज किया है और तारीख़ी तौर पे सिमत सीधी रखी है, तो वो अवामी नेशनल पार्टी है। मौलाना खान ज़ेब कल हम भी हो सकते हैं, याद रखेंगे, लेकिन ये गिले है। आज भी रियासत क्या कर रहा है हमारे साथ, और ये जो कत्ल हुआ है, इसका जिम्मेवार कौन है? ये जो बंदा जिसकी पूरी ज़िंदगी तालीम, इल्म इस पे गुजरी, और आज वो एक उम्र में आ गया कि वो पुख्तूनों के लिए आवाज़ कर रहा है, अमन के लिए मार्च निकाल रहा था, और उसमें ये रियासत कहाँ है? आई अंडरस्टैंड, और हम बिल्कुल नहीं चाहते कि आप
का जो दिल दुखा हुआ है, और हमारे दिल आपके साथ दुखे हुए हैं। और बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि ये शहादत है और इसमें कोई लफाजी नहीं है, हकीकत भी यही है। तो आप फैक्ट रिपोर्ट कर रहे होंगे जब आप उसको शहीद कह रहे होंगे, और मुझे समझ नहीं आती कि ये क्यों उन्होंने कहा। बहरहाल ये एक अलहदा बहस है, लेकिन इन्हीं इलाकों के अंदर सॉरी, नॉट जस्ट दिस इंसिडेंट, हमारा हर दफ़ा आपको मैं इसके एग्जाम्पल्स भेज सकता हूँ। ये एक गिला है हमारा, ये अल्फाज हमारे लिए चुने जाते हैं। पॉइंट नोटेड। ज़रा इसको भी वापस आइएगा। अब इन्हीं इलाकों के अंदर आपको इंतज़ामिया के लोगों के ऊपर भी हमले होते हुए नज़र आते हैं, आईडीज़ नज़र आती हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि रियासत के हवाले से तो आपने सवाल उठाए कि जो मौजूदा हुकूमत है, जिसका मानना ये है कि उसके पास बड़ा वाज़ेह मैंडेट है और वो गढ़ है एक ख़ास नज़रिए का इमरान खान का, उस हुकूमत को भी फुटप्रिंट आपको नजर आता है किसी भी लेवल के ऊपर कि आप उनके साथ इंगेज करें? देखें, हुकूमत के साथ तो हम इंगेज इसलिए नहीं कर सकते कि मैं तो डायरेक्टली एंड आई कैन प्रूव इट ऑन एनी प्लेटफॉर्म कि हमारी सूबाई हुकूमत जो है वो तो उनकी सहूलत कर रही है। ये कोई नई बात नहीं है। और ये अगर मैं देखें हर जगह पे वही सहूलतकारी का कागज़ लेके मैं हर जगह गया हूँ। मैं अदालत गया, वो लोग सुनने को तैयार नहीं। मैं वज़ीर आज़म के पास गया, वज़ीर आज़म के सामने मैंने कागज़ रखा, मैंने कहा देखें मुझे पता है ये आप नहीं मंजूर कर सकते। मैंने उसमें ये रिक्वेस्ट किया था कि जो सहूलतकारी हुई है इनसे आगाज़ किया जाए, और जो सहूलतकार रहे हैं इतने बड़े मसले में उनको कम से कम उनसे पूछा जाए, और जो रिकन्सिलिएशन हुआ है उनके कागजात कौम के सामने किए जाए। ये कागज़ मैं शहबाज शरीफ साहब के पास लेकर गया। मैंने उनको कहा कि सर आई नो यू कैन नॉट अप्रूव इट, लेकिन इसको रिजेक्ट कर दें और मुझे दे दें ताकि ये रिजेक्ट का कागज़ मैं अदालत ले जाऊँ कि अब मेरे पास क्या रास्ता है। वो रिजेक्ट भी नहीं किए। पाकिस्तान में देखें, मैं बिल्कुल मानता हूँ इधर जवान शहीद, फौजी जवान शहीद हुए, इधर सरकारी अमला शहीद हुआ है, इधर अवामी नेशनल पार्टी के हज़ारों लीडर से लेके वर्कर्स शहीद हुए हैं। और पुख्तून कौम APS पे जब दहशतगर्द गए उसने ये नहीं देखा कि कौन सा बच्चा किस नज़रिए का है, बल्कि वो 300-400 बच्चे हमारे कौम के हर किसी के बच्चे थे। जब बाज़ार में खुदकश धमाका हुआ उसने ये नहीं देखा कि इस बाज़ार में कौन किस पार्टी का है। जैसे आपने कहा दिस इज़ नथिंग न्यू फॉर अस। हाँ, इस नए दौर में अब ये नई बातें अब आ रही हैं और ये आगाज़ है। तो अगर हम अमेरिका को मद्देनज़र रखते हुए पॉलिसीज़ बनाएंगे और उन पॉलिसीज़ के नतीजे में हम अपने मुल्क को तबाह करेंगे, तो फिर उन लोगों का सोचे जो आपको वालिदैन समझते हैं, जो रियासत को माँ समझती है, वो बच्चा फिर क्या करे। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि रियासत को सिर्फ बढ़के नहीं 50 साल से ये लड़ाई चल रही है। नतीजे हम बंदूक नहीं उठा सकते, हम और आप क्या कर सकते हैं, बल्कि हम तो इस रियासत के जिम्मेवार हैं। इधर इदारे हैं, उन इदारों की हम कदर करेंगे और जो दिफाई इदारे हैं वो हमारी दिफा करेंगे। इससे आगे तो हम नहीं जा सकते। आई हैव टू आस्क यू वन लास्ट क्वेश्चन ऑन दिस, हट के उससे कि इतनी कुर्बानियों के और इतनी काविशों के बावजूद आपकी जमात को लोग छोड़ के क्यों जा रहे हैं? मतलब पुरानी जनरेशन के भी, जाहिद खान साहब, और नई जनरेशन के भी। इस पर हमारी बात हुई भी है, लेकिन ऑलरेडी आप समरी फॉर्म में आपका टेक है, क्योंकि आप पार्टी हेड करते हैं। समर बीबी आई रिस्पेक्ट अलॉट, एंड आई रिस्पेक्ट समर अलॉट बिकॉज वो शहीद हारून की बीवी है, वो शहीद बशीर बिलोर की बहू है। वी हैव रिस्पेक्ट, और मैं तमाम तर पार्टी के वर्कर्स को कहूँगा कि अल्फाज और चुनाव और मैंने आपको ट्वीट देखा, इज्जत के साथ रहें। हमारी शहीद हमारे पास है, आज भी हमने मनाया। हाजी गुलाम अहमद बलोर हमारे पास है। वो चूंकि शौहर शहीद हो गया, अब वो तो सियासत कर रही है, बदकिस्मती से उसकी सियासत का दाव पेच उसका वालिद चला रहा है। मरवत साहब जो पुराने मुस्लिम लीगी हैं, और मेरा नजरिए वाला लोग नहीं जा सके। मैं नहीं समझता कि नजरियाती बंदा एक कौमी असम्बली की सीट पे पार्टी छोड़ के। जाहिद खान का क्या मामला है? जाहिद खान खुद वजाहत कर दे। मेरे ख्याल में उसको मरकजी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी इतना पसंद था कि 20 साल रहा था और वो चाह रहा था कि अगले 20 साल और भी रहूं। तो ये दो इंडिविजुअल स्टैंड लोन केसेस हैं, इसमें कोई ये नहीं है कि अंदर से लोग नजरियाती वजह से छोड़ के जा रहे हैं। नहीं, मैं नहीं समझता, और अल्हम्दुलिल्लाह दिस इज रूम फॉर अस। सियासत में लोग जाते हैं, लोग आते हैं। हमारी अगर आप पार्टी देखें, खुदाई खिदमतगार तहरीक से अभी तक तो पाकिस्तान में 20 पार्टियां ऐसी बनी होंगी जो हमसे निकल गई होंगी। और मुझे आपको कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए कि जिस ग्रेसफुल तरीके से आपने इस एग्जिट को हैंडल किया है। लेकिन कोई जमात रेलगाड़ी चलनी चाहिए। मेरे दादा कहते थे कि द ट्रेन मस्ट गो, स्टॉप्स आएंगे, लोग उतरेंगे, लोग चढ़ेंगे,
होता रहता है। गाड़ी चलनी चाहिए और इंशाल्लाह आई विल ट्राई कि मैं इंजन पे बैठा हूँ तो गाड़ी चलती रहे। Have to leave it there. अगर हमें किसी बॉम्ब से परेशान होना चाहिए तो वो दुश्मन का न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है। वो तो है, हमें पता है, मौजूद है, उसके खिलाफ स्ट्रेटजी भी है। वो बॉम्ब है जो पाकिस्तान के अंदर फट रहा है, जिसको आबादी का बॉम्ब कहते हैं। अब वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के हवाले से वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने बहुत ज़बरदस्त हक़ाइक़ पर मबनी बातें की हैं। चंद एक हम इस सेगमेंट में आपके सामने उनकी नशिस्त में रखेंगे। मुस्तफ़ा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक जुमले के अंदर बंद हो जाती हैं, फिर आप जुमला आपके जहन में रह जाता है। ये बताना पाकिस्तानी को कि आबादी बढ़ रही है एक चीज़ है, ये बताना कि हर साल न्यूजीलैंड जितनी आबादी हम ऐड करें, न्यूजीलैंड ऐड कर रहे हैं, इट्स अ फ्राइटनिंग स्टैटिस्टिक। वेरी फ्राइटनिंग, वेरी स्केरी। और मैंने तो पहले कोशिश की कि इससे कोई जो है वो इसका कोई वे आउट निकल सके और मैं ये बातें ना करूं, इससे कोई बचत का जरिया हो। तलत भाई, ये सारे नंबर्स हैं ना हमारे बजट के, ग्रोथ डेफिसिट, के, ये वो जीडीपी सब फारिग है। आप जो है वो टिकिंग बॉम्ब पे बैठे हुए, ये फारिग, कुछ भी नहीं हो सकता। अभी मैं हॉस्पिटल जाता हूँ, ट्रेशरी के, ऐसा लगता है वहाँ पे जलसा खत्म हुआ है, कोई जलसा, पब्लिक जलसा खत्म हुआ है। कैसे? देखिए, आप सरकार को बुरा बोल लें, डॉक्टर को बुरा बोल लें, आप जो है वो चीजें कर लें। भाई एक डॉक्टर ने 35 से 40 पेशेंट देखने हैं, और कितने देख रहे हैं? 250। तलत भाई, तो कैसे होगा? मतलब जो है वो डॉक्टर का क्या हाल होगा, मरीज का क्या हाल होगा, मर्ज का क्या हाल? ना मरीज का कसूर है ना डॉक्टर का कसूर है। हमें, अगर हमने इसको अरेस्ट नहीं किया, अगर हमने इस पर तवज्जो दी, 3.6 जो है वो हमारी फर्टिलिटी रेट है, जो कि इस पूरे रीजन में सबसे ज्यादा है। अच्छा, एक इसमें रुक जाए, ये अभी तो ऐसा नहीं, बाल सभा में बता रहे थे कि 2.6 नहीं, वो तो ग्रोथ है ना। ठीक है, फर्टिलिटी की मैं बात कर रहा हूं। एक माह जो हमारे यहाँ जो एवरेज बच्चे हमारे यहाँ हो रहे हैं एक माह से, वो 3.6 हैं, जो कि दुनिया में ज्यादा है, इस रीजन में सबसे ज्यादा है। बांग्लादेश में कितने? 2 पे आ गए, ईरान 2 पे आ गया, इंडिया 2 पे आ गया। इस 2 पे लाए बगैर आपकी ग्रोथ, आपकी वायबिलिटी बनती नहीं है। अच्छा, फिर क्या हो रहा है? देखें, ये हमें बताया कि भाई मैं तो वजीर सेहत हूं, क्या कहते हैं भाई, हेल्थ केयर सिस्टम। नो सर, इट्स नॉट एन हेल्थ केयर सिस्टम, ये तो इट्स अ सिक केयर सिस्टम। क्यों मैं कह रहा हूं? बड़ी तादाद में हम बच्चे पैदा कर रहे हैं, उनको हम गंदा पानी पिलाकर बड़ा कर रहे हैं, ठीक है? फिर हम उन्हें कैंसर लगवा रहे हैं, फिर हम उन्हें जो उनकी किडनी फेल करवा रहे हैं, फिर उनको पोलियो लगवा रहे हैं। स्टंटेड ग्रोथ 40%, 40% बच्चे स्टंटेड ग्रोथ का शिकार है। 11,000 माएं प्रेगनेंसी में मर रही हैं हर साल, 11,000। अब 11,000 बोलना आसान है, 11,000 माएं, जो कि दुनिया में इसका रेशो, इसका 0.1% भी नहीं है। यानी कि कहीं हम आज दुनिया में ऐसा नहीं कि अगर हम मर रहे हैं, 11,000 हमारी माएं मर रही हैं, तो दूसरे 9,000 मर रहे होंगे। नहीं मर रहे, आज प्रेगनेंसी में नहीं मर रहे। प्रिवेंटेबल डेथ्स हैं, ये प्रिवेंटेबल डेथ्स हैं। एक में सिर्फ जुमला, ये जो हमारे कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो हमारे जो मैंने कहा सिक केयर सिस्टम है, ये हेल्थ केयर सिस्टम नहीं है। पूरे गिलगित बल्तिस्तान से लेकर कराची तक आपके यहाँ सीवरेज को ट्रीट करने का कोई मैकेनिज्म ही नहीं। आपके हमारे एज अ कौम, हमारी दिमाग में सीवरेज के पानी को ट्रीट करके फेंकने का निजाम ही नहीं है। हम बस फ्लश दबा के समझते हैं कि हमारा काम खत्म हो गया। पूरा पाकिस्तान ऑल द वे गिलगित से कराची तक किसी ना किसी का सीवेज पी रहा है। वो पानी कहीं ना कहीं जाकर किसी ना किसी के पीने के पानी में मिल रहा है और हम उसको पी रहे हैं, और हम कहते हैं कि 68% डिजीज जो है वो वाटरबोर्न डिजीज है। ठीक। अच्छा, आप ये बताएं कि कोई पॉलिसी, कौमी पॉलिसी से आपका कहीं मुलाकात हुई जब से आपने मिनिस्ट्री संभाली? कोई हमारे पास कोई अहदाफ हैं? मैं नेशनल लेवल की बात कर रहा हूँ। पॉलिसीज जो है वो किताबों में हैं, अहदाफ भी हैं, प्लान बने हैं, अच्छे प्लान बने हैं, पेपर्स लिखे गए हैं। तो गलती कहाँ पे? इम्प्लीमेंटेशन पे। क्यों नहीं करते? हाँ, आई थिंक प्रायोरिटीज जो है वो, आई थिंक हम इस तरह से सेंसिटाइज ही नहीं हुए इस पे, इस वाली बात पर। हम शायद को थक गए हैं इस वाली बात पे कि जी लोग मानते नहीं हैं बातों को, लोग इसको जो रिलीजियस मैटर बना देते हैं। आज हमारे मुफ्ती जुबैर साहब आए थे। तलत भाई, फतवे हैं, हमें तो, मुझे तो नहीं पता थी ये वाली बात। पाकिस्तान के नहीं, इंटरनेशनल जो है वो जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इदारे हैं, उसके फतवे हैं बाकायदा, कि सिर्फ और सिर्फ जो कुरान इस वाली बात को कह रहा है, जो फरमा रहे थे मुफ्ती साहब, फरमा रहे थे कि भाई आप रिस्क को इससे ना जोड़ें। रिस्क को, अल्लाह ताला ने रिस्क को देने का वादा किया कुरान में कि हर नफ्स को रिस्क देगा,
लेकिन वो साथ साथ ये कह रहे थे कि अगर जो है वो किसी बच्चे की पैदाइश से मां को मरने का खतरा है, अगर किसी बच्ची की पैदाइश के बाद दूसरा जो पहले वाला बच्चा उसकी जो निगहदाश्त में कमी का मसला है, अगर उसको जो है वो एनवायरमेंट में खराब होने का मसला है, तो भाई आपको गैप देना है। वो कह रहे हैं ऐन शरी उसके ऊपर फतवे दिखाए उन्होंने, में वो फतवे उन्होंने दिखा टीवी के सामने पेश किए हैं, तो ये तो नहीं लोगों को पता। वो तो इसको जो है आप ये बात करें कि आप यहूदियों के एजेंट हैं आप। नहीं, बांग्लादेश का हमें मिसाल देनी चाहिए। बांग्लादेश ने तो मसाजिद और जी के जरिए जी 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 पॉपुलेशन कंट्रोल कर ली अपने। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। तो हम तो लेकिन पता नहीं किस किस्म के मखमसे का शिकार है। किस ज़माने में इश्तिहार भी चलते होते थे, कैंपेन्स भी चलती होती थी, लेकिन हमें बराह रास्त पैगाम देने की आदत नहीं है। हम बिलवास्ता वाया बठिंडा जाते हैं, पॉपुलेशन जाते हैं। हमें लोगों को ये लोग समझते हैं कि पहले हमने अपोलोजेटिक होकर कोई बातें की हैं, हमें इस पर अपोलोजेटिक नहीं होना चाहिए। मैं तो नहीं हूं, मैं तो कहता हूं भाई अभी तबाही बर्बादी का इंतजार करो, फिर शिकवा नहीं करो, फिर अगर ये नहीं करना तो शिकवा नहीं करो। वज़ीर आज़म प्राइम मिनिस्टर ने लास्ट वीक जो है वो बहुत ही हाई लेवल एक जो है पूरी एक उसको एक टास्क फोर्स जो है उन्होंने कंसीव किया है और उसको बनाया है अंडर द सुपरविजन इनके प्लानिंग मिनिस्टर के अंडर में, जिसमें तमाम वुज़रा हैं, तमाम बड़े पोर्टफोलियोज वाले वुज़रा हैं। हमें भी उन्होंने इसमें जो शामिल किया, लेकिन हम तो ये काम पहले से कर रहे थे और भी कर रहे हैं। तो और फिर मैंने जो कैबिनेट मीटिंग में भी ये वाली बात की कि हमें इस पे, जब मैंने एक ही इशू पे बात की कैबिनेट मीटिंग के अंदर, फिर मैंने मेरी जो बजट स्पीच है पूरी, वो 7 मिनट 8 मिनट की पूरी बजट स्पीच ही मेरी जो है वो इस पॉपुलेशन पे, मैंने कोई और बात नहीं। अगर हमने पॉपुलेशन सारे नंबर्स बेकार है, मैंने कहा तो हमारा टारगेट क्या है? लेट्स से 10 इयर्स डाउन द लाइन कोई टारगेट है कि जी हमने यहां पर 3.6 को तलत भाई ग्रेजुअली, स्लोली और बहुत तेजी से, बल्कि शायद ग्रेजुअली नहीं, स्लोली भी नहीं, हमें इसको 2 पर लेकर आना है विद इन नो टाइम। वी आर ऑलरेडी, इट शुड हैव बीन यस्टरडे, वी आर ऑलरेडी लेट। तो जितना भी हमारा इसका इस रेशियो में कमी रहेगी ना, हम वायबल है ही नहीं कहीं से। अच्छा, अब 1 मिनट रह गया। अगर मैंने आपको अपना 1 मिनट दे दिया और आपने कौम को बताना हो कि पॉपुलेशन के ऊपर आपने क्या करना है, तो क्या पैगाम दे? मैं जानना चाहता हूँ कि 6 लोगों का घर है ना, अगर आपका 2 बेडरूम में आप रह रहे हैं और 6 लोग रहते हैं, बड़े आराम से रहते हैं, 1 किचन है, 2 बाथरूम है, बेडरूम बने हैं। आप जैसे इमेजिन करें, सुबह आप घर खोलें, 60 अफराद आपके घर में घुस जाएं, आ जाएं, और वो क्या हमने इसी घर में रहना है, तो मुझे बताएं उन 6 लोगों का सुकून कहां जाएगा? कहां से वो रोटी खाएंगे? किधर बाथरूम जाएंगे? जो आएंगे उनका क्या होगा? सोएंगे कहां? पाकिस्तान का इस वक्त ये अशर है। आप खुद फैसला करें कि आपने इसको सुकून वाला पाकिस्तान रखना है या तबाही बर्बादी वाला पाकिस्तान रखना है। इससे ज्यादा मैं और क्या कह सकता हूं? बेहतरीन पिच है जी, और ये पिच जो है ये कोई ऑफिशियल पिच नहीं है, ये हकायक हैं जिनसे हम मुंह चुराते रहे हैं, तो हमने बराह रास्त इसको टैकल करना है। बहुत शुक्रिया, आपने हमें प्रोग्राम में वक्त दिया। उम्मीद करते हैं कि आप इस मामले से सीखेंगे। अल्लाह हाफिज़।